हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 25 अगस्त 2021 को असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, डिप्टी रिसर्च ऑफिसर और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का एग्जाम होता है। इनका एक कॉमन एग्जाम होता है आज की डेट पे। तो इसी का हम थोड़ा बहुत एनालिसिस आज देखेंगे कि कैसा पेपर आया था और आपको जो अपकमिंग जेके एसएसबी का जो एग्जाम है उसके लिए आपको कैसे अपडेट रहना है, और हमारा यहाँ पर जो कंटेंट प्रैक्टिस सेशन में चल रहा है वो आपको कितना मैचिंग लगा आज के एग्जाम के साथ। ठीक है, तो देखिए, पहला जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो है, पहले जो बात है, हमने जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर अभी तक प्रैक्टिस सेशन में कवर किए हैं वो है, एक हमारा सर्वेइंग, सेकंड हमारा था यहाँ पर हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है, थर्ड हमारा रहा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, एंड फोर्थ जो करंटली हमारा चल रहा है वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, सर्वेइंग में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आज के पेपर की, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आए थे मेरे ख्याल से सर्वेइंग के। पहला क्वेश्चन जो था, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट पहचाना था कि कौन सा है। एक था करेक्ट स्टेटमेंट में थे सर्वेइंग के प्रिंसिपल पूछे गए थे कि सर्वेइंग के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। उनमें एक था कि वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, क्या ये सर्वेइंग का प्रिंसिपल होता है, करेक्ट या इनकरेक्ट लिखना था। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पूछा गया था कि आपका मतलब इंस्ट्रूमेंट स्टेशन आप डिटरमाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ अदर टू फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। ठीक है, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो यहाँ पर बोलना था कि इनमें से कौन सा वाला करेक्ट है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर करवाया हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन था सर्वेइंग में से एक और क्वेश्चन था कि हिली एरियाज में, हिली टेरिन पे आप कौन सा मेथड कंटूरिंग का यूज करेंगे, कंटूरिंग का कौन सा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको इंक्लूड करवाए थे। तो अगर सर्वे की बात करूं मैं, तो यहाँ पर सर्वे का पेपर क्या आया था, इजी, सर्विंग सेक्शन बहुत इजी था। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाईवे की। हाईवे में आए थे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए थे आपको हाईवे इंजीनियरिंग में से। ठीक है, इनमें से क्या था, एक न्यूमेरिकल थी यहाँ पर, जो कि एक्सपेक्टेड था कि हाईवे में से एक न्यूमेरिकल आती है। ठीक है, उसमें आपको स्पीड दी गई थी, व्हीकल की स्पीड दी गई थी, उसके बाद आपको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी दिया गया था, उसके बाद एक कंडीशन दी गई थी, क्या उसको कितनी के, एक ड्राइवर को कितनी ब्रेक लगानी पड़ेगी, यानी कि ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, अगर वो कुछ सी स्पीड पे जा रहा है तो क्या, ऐसा कुछ था। ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशन थी, तो बिल्कुल इजी उसका ग्रेड फिर निकालना था शायद, हाँ ग्रेड निकालना था, कुछ कंडीशन दी गई थी और उसके बाद बोला गया था कि ग्रेड आप निकालिए। तो ये भी एक इजी न्यूमेरिकल ही है, इतना कुछ खास था नहीं इसमें। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद एक पूछा गया था कि आपका जो होता है इमल्शंस का क्या यूज होता है हाईवे इंजीनियरिंग में। ठीक है, इमल्शंस का यूज पूछा गया था। एक और क्वेश्चन पूछा गया था मार्शल टेस्ट के रिलेटेड। ठीक है, मार्शल टेस्ट के रिलेटेड कुछ डाटा पूछा गया था। और उसके बाद पूछा गया था कि फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है उसमें हमें बता दीजिए आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है उसकी स्ट्रेंथ कहाँ पर आती है, स्टेबिलिटी प्राइमरी कहाँ से आती है। ठीक है, स्टेबिलिटी पूछी गई थी उसकी। ठीक है, ये हो गया। तो ओवरऑल बात करूं मैं हाईवे की भी, तो ये भी मैं इजी कैटेगरी में ही रखूंगा क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन था नहीं इसमें जो मुश्किल आपको लगी। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जो हमारा यहाँ पर करंट सेशन चल रहा था उसमें मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बहुत अच्छे से पढ़ाया था, उस पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। मैंने उसी दिन कहा था आपको कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का आपको नजर आ जाएगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी उन क्वेश्चन में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में। तो पूरा यकीन था मुझे कि बहुत अच्छा अटेम्प्ट आ जाएगा इसका, मगर बहुत मुश्किल से, बहुत डिसअपॉइंटिंगली यहाँ तक कुछ बहुत ही कम क्वेश्चन, शायद एक या दो क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे उस पेपर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था इसमें से, इसको आपने मुझे फोर्स करवाया था कि ये सेशन आप बंद कर कीजिएगा क्योंकि इसमें शायद 7-8 पार्ट हो चुके थे तो आप लोग तंग आ चुके थे। तो उसके बाद आपने इसको स्टॉप करवाया था इस सेशन को, इसीलिए यहाँ पर मैंने स्टॉप किया था। मतलब एक क्वेश्चन था कि आई सेक्शन पूछा गया था, आई सेक्शन दिया गया था वहां पर इनफैक्ट ऐसे, और यहाँ पर जो है फ्लैंज के बॉटम में यहाँ पर दी गई थी कुछ वैल्यू। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि ये जो वेब होता है इसके टॉप पे आप हमें बता दीजिए कि वो वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये पूछा गया था कि इसके कंपैरिजन में वो वैल्यू कितनी होगी। तो ये मैं करवाना चाहता था आपके सेशन में, लेकिन आपकी वजह से मुझे स्टॉप करना पड़ा था, इसलिए ये क्वेश्चन मैं वहां पर नहीं करवा पाया था। ठीक है, तो हो गया ये वाला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में से मुझे याद नहीं है इस टाइम कि कौन सा था। तो ओवरऑल मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की भी बात करूं तो ये इजी टू मॉडरेट रहेगा।
ठीक है। फोर्थ सब्जेक्ट जो हम पर चल रहा था हमारा वो था इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन की बात करूं मैं तो यहां पर इरिगेशन इंजीनियरिंग में मुझे शायद 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हमें, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में एक्सप्लेन किए थे। हमारे जो प्रैक्टिस सेशन रहता है डेली 9 PM पे, उस पर ये ऑलरेडी इंक्लूड किए गए थे ये सेशन, ठीक है। एक आया था फेमस न्यूमेरिकल है कि ड्यूटी और डेल्टा में रिलेशन, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी, ठीक है। तो ड्यूटी निकालनी थी, उनमें आपको बी दिया गया था, उसके बाद क्या होता है और डेल्टा ड्यूटी, बस बी दिया गया था। इन तीन में से जो होते हैं डेल्टा, बी और डी, इन तीन में से 2 दिए गए थे, आपको एक निकालना था। बी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था और यहाँ पर मैंने उसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी आपको, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड था, यहाँ से आता ही है क्वेश्चन, तो ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने आपको करवाया भी था न्यूमेरिकल कि जब आपने ये निकाला था सपोज इनमें से कोई, तो उसके बाद वहां से पूछा गया था कि हमें बता दीजिए डिस्चार्ज, डिस्चार्ज क्या होगा, ठीक है। डिस्चार्ज का फॉर्मूला दिया गया था या पूछा गया था डिस्चार्ज कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो मैं, दूसरा क्वेश्चन था इरिगेशन में से, उसमें हमें दिया गया था कि इंटेंसिटी क्या थी, खरीफ क्रॉप का कुछ पूछा गया था कि खरीफ क्रॉप में आप इतना एरिया इरिगेट कर पाते हो, ठीक है, उसके बेस पे। तो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाई थी, वो जब एक न्यूमेरिकल करवाया था मैंने, इन तीन में से कोई निकाला था मैंने। हाँ अच्छा, ड्यूटी कैलकुलेट करवाई थी, उसके बाद बोला था कि डिस्चार्ज अब निकाल के दीजिए, एरिया क्यों है, ठीक है। तो क्यों, एरिया और ड्यूटी में यहाँ पर रिलेशन पूछा गया था, यानी कि इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल बन रहा था आपका, बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल, जिसने किया होगा तो आराम से किया होगा वो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था जो मैंने आपको करवाई थी एफिशिएंसी। एक मैंने कहा था कि एक कैनाल के बेस पे आता है कि कैनाल से कितना पानी आता है, वहां पर हम एफिशिएंसी निकालते हैं। उसके बाद आपका रोड डेप्थ में कितना चला गया, उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, और एक प्लांट ने कितना एक्चुअल में यूटिलाइज किया, उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो यहाँ पर रूट डेप्थ वाला शायद पूछा गया था, शायद से। तो इन 4 में से मैंने कहा ही था कि ये एक्सपेक्टेड ही है कि यहाँ 4 से एक न एक क्वेश्चन आता ही है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो एक और आया था हमारा जो फॉल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया ग्लासेस फॉल, ओगी फॉल, बैथल फॉल, उनमें से एक क्वेश्चन आया था कि कुछ हाइट दी गई थी हमें, कुछ हाइट, तो उसमें कौन सा वाला फॉल आप यूज करते हो। अभी तक हम यहाँ पर पहुंचे नहीं है, तो ये वाला भी मैं कहूँगा कि इजी सा था, ठीक है। उसके बाद एक डैम से क्वेश्चन लिया गया था, डैम्स में भी हम पहुंचे नहीं है अभी तक। उसमें पूछा गया था कि डिजाइन के बेस पे आप डैम्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, वो हो गया। और था ओके, और एक वाटर लॉगिंग के बेस पे था, वाटर लॉगिंग में मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। वाटर लॉगिंग पे 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, उनमें से पूछा गया था कि इसमें से बता दीजिए कि कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। एक था कि अगर वाटर राइज होता है ग्राउंड टेबल तक, तो उसके बाद क्या हो जाता है, क्रॉप्स का यील्ड कम हो जाता है, ये ट्रू है कि फॉल्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा कहा गया था कि हम कोई एरिया ऐसा होता है कि जहां पर हम वाटर लॉगिंग को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स। तो ऐसा बिल्कुल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट पूछे गए थे यहाँ से भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो बस इतना मैं कहूँगा कि इतना हमारा जो है इरिगेशन से आया था, तो ये भी मैं कहूँगा कि इजी ही पेपर आया था इरिगेशन में से भी क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक हमारे 4 ही सब्जेक्ट्स हुए थे, तो इसलिए मैं कमेंट करना पसंद करूंगा कि 4 पे ही हमारा ये हुआ था। उसके बाद जो मेरा टारगेट है वो मैं यही का ही वेट कर रहा था कि इस पे आपका इधर उधर कंसंट्रेशन ना हो। तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहेगा वो इरिगेशन अब मैं कंटिन्यू करूंगा, प्लीज़ मुझे बोलिएगा नहीं कि इसके रुक जाइए। इरिगेशन में चाहता हूँ कि इसको एंड तक हम ले जाएं, ताकि आपका एम जो है यहाँ से फुल 10 on 10 यहाँ से आप स्कोर कर पाए जेई में, ठीक है। मेरी ये कोशिश रहेगी, मेरा ये टारगेट रहेगा कि यहाँ से, और वो सारे 10 के 10 जो हैं वो यहाँ से आनी चाहिए आपको, ठीक है। मेरा इतना कोशिश रहेगी, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। मेरी उम्मीद कोशिश यहाँ पर ये रहेगी, ठीक है। इसलिए मुझे मत बोलिएगा कि इरिगेशन को आप डिसकंटिन्यू कीजिए, अब हम तंग आ गए, किसी और सब्जेक्ट पे चलते हैं। मैं कोई और सब्जेक्ट भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सॉइल इंजीनियरिंग यहाँ पर स्टार्ट करूँ, क्योंकि सॉइल का मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं अपलोड किया था, तो थोड़ा बहुत मुझे सॉइल के साथ वो है, तो है ना,
पसंद ही नहीं है मुझे सॉइल का सब्जेक्ट, इसलिए मैं थोड़ा सा सॉइल को इग्नोर ही करता हूँ, अवॉइड ही करता हूँ। तो लेकिन आज भी आए थे सॉइल से, सिंपल क्वेश्चन आए थे सॉइल से, तो इसलिए मैं जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर चलेगा इरिगेशन के साथ ही, वो चलेगा सॉइल इंजीनियरिंग, ठीक है सॉइल। और उसके बाद जो आज आया था, आज वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से बहुत बल्क में पूछे गए थे क्वेश्चन, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 20+ क्वेश्चन थे यहाँ पर आज वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। यहां पर पूछा गया था वाटर सप्लाई में आपको क्लोरीन डिमांड पे निकालनी थी, क्लोरीन डिमांड कैसे निकालेंगे आप, ठीक है वो एक क्वेश्चन था। उसके बाद पूछा गया था क्लोरीन डिमांड होती क्या है, ठीक है रेजिडुअल क्लोरीन और वो दूसरा वाला क्लोरीन जो होता है क्लोरीन डिमांड, उसके बीच में आप हमें बता दीजिए क्या होता है डिफरेंस उसका, ठीक है अप्लाइड और रेजिडुअल क्लोरीन के दरमियान डिफरेंस होता है, सम होता है, क्या होता है, उनके दरमियान रिलेशन पूछा गया था। और उसके बाद पूछा गया था कि आप सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे अगर उसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है तो कैसे मैनेज करेंगे उसको, कंपोस्टिंग कीजिएगा, लैंडफिल कीजिएगा, डंपिंग एट सी कीजिएगा, ऐसा कुछ ऑप्शन थे। और उसके बाद जो है वो जो हमारे ट्रीटमेंट यूनिट्स होते हैं, ऑक्सीडेशन पॉइंट, स्लज डाइजेशन यूनिट्स, उन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके आज, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आए थे, ठीक है मेन उन्होंने यही लिया था ट्रीटमेंट यूनिट्स, ठीक है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तो ये जिसका ये वाला थ्योरी आज स्ट्रांग रहा होगा, तो मैं कहता हूं कि उसी ने आज ये मान लो आप ये सब्जेक्ट जो है ये टर्निंग पॉइंट रहा होगा आज। अगर इस सब्जेक्ट पे आपका होल्ड होगा तो आज का पीएससी का पेपर जो था आज का, उसका बहुत अच्छा अटेम्प्ट गया होगा। अगर इस सब्जेक्ट पे उसका अच्छा खासा होल्ड रहा होगा, ठीक है तो उसका हाई अटेम्प्ट गया होगा, ये आप लिख के लीजिएगा, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट को आपने इग्नोर किया होगा, स्किप किया होगा या इसको अहमियत नहीं दी होगी, तो आज आपका जो है अटेम्प्ट जो है वो बहुत गिरा होगा, ठीक है। एक और था हमारा जो हम यहाँ पर हम जेई में हमारा वो है नहीं स्ट्रक्चरल एनालिसिस। किसी ने मुझे मेरे से पूछा भी था कुछ दिन पहले कि सर स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हमें बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक हमने पढ़ना है। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है ही नहीं है आपका यहाँ पर, उसमें से क्या है एक ट्रसेज ही आता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी तक ट्रसेज नहीं पढ़ा है तो आप इसको आप टच नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मार्क्स यहाँ से आएगा आपका जीके एसएसबी में। तो 1 मार्क्स के लिए आप किसी नए टॉपिक के साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, आप इसको रहने दीजिए और आपका जो सॉम में पोर्शन है वही आप फोकस कीजिए, ठीक है। और सॉम में एक होता है जो होता है मैकेनिक्स पोर्शन, वहां से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और एक्सपेक्टेड है कि जेई में भी वहां से कुछ क्वेश्चन वो पूछेगा, इसलिए आपने मैकेनिक्स पोर्शन को इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि लॉज ऑफ फोर्सेज या स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, उनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़िएगा जरूर, वो हो गया। उसके बाद यहाँ पर आज था स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस से बहुत क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन थे। जिससे स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो वो वही कर पाएगा, बाकी तो उसको कोई छेड़ भी नहीं सकता था। और उसके बाद आरसीसी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि अभी हमने यहाँ पर किया नहीं है, तो इसलिए उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था पेपर, कुछ मेरे ख्याल से 120 में से मैं मानता हूं, एक सेकेंड, अगर 120 का पेपर था तो मैं मानता हूं कि 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी लेवल जो है वो थोड़ी बहुत अच्छी थी, मतलब अच्छी लेवल की थी, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए थे उनके लिए। और बाकी जो है बाकी 100 क्वेश्चन, अराउंड 100 क्वेश्चन, 100 अब यहाँ से 80 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा, मतलब इजी भी क्या, जिसने पढ़ा होगा वो कर पाता। और 80 से 20 जो थे नेक्स्ट वो थे मॉडरेट वाले, यानी कि 100 तक टच करने के लिए आप मॉडरेट को छूना पड़ेगा। और 100 से जो है उसके बाद जो नेक्स्ट 20 आएंगे वो थे हार्ड लेवल के, ठीक है। मेरा ये एनालिसिस रहेगा इसमें, या मेरा ये वर्ड रहेगा इस पे, ठीक है। यानी कि अगर 120 टोटल थे तो उसमें से फर्स्ट 80 जो है वो इजी कैटेगरी में रखूंगा। इजी इसलिए क्योंकि आपने पढ़ा था, ठीक है, वरना तो कोई भी जाता तो उसको तो ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, इजी। उसके बाद नेक्स्ट 20 जो है वो मैं मॉडरेट वाले में रखूंगा, उसके बाद नेक्स्ट 20 जो है वो मैं हार्ड में रखूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड थे, तो ऐसे में कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी अगर मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट करूंगा, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड थी और बच्चों की प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा थी। तो एक्सपेक्ट कीजिएगा कि अच्छा खासा कट ऑफ ही जाएगा इसमें, तो इतना नीचे नहीं आएगा। और आपने क्या करना है साथ में, अब जेके एसएसबी वालों के लिए जो कि अपकमिंग है,
आपने क्या है, अब आज की जो नोट्स आई है जेके एसएसबी की तरफ से, उनका सीबीटी 1 जो प्रोग्राम था वो आज कंप्लीट हुआ। तो उसके बारे में उन्होंने नोट्स निकाली थी कि आज एक कंप्लीट प्रोग्राम हुआ, इट वाज कंडक्टेड एफिशिएंटली, स्मूथली, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, अपनी तारीफें। उसके बाद उन्होंने वहां पर लिखा है कि जो अपकमिंग एग्जाम्स है उनके लिए बहुत जल्द हम नोट्स निकालने वाले हैं, विद इन डेज उन्होंने वहां पर मेंशन किया है कि विद इन डेज इट विल बी नोट्स आएगी, कि उसमें लिखा होगा कि कौन सा एग्जाम कहाँ पर होगा या कब से होगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो जेईई एग्जाम है वो यहाँ पर आ जाएगा, उसकी डेट आ जाएगी। तो मेरा मानना है कि अगर 2-3 दिन में ले लेते हैं तो ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं 15 से 20 सितंबर तक आपको जेईई का एग्जाम देखने को मिलेगा। यानी कि आपके पास मुश्किल से अब 20 डेज, मेरे ख्याल से इतना ही लग रहा है मुझे, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो 20 डेज अभी भी आपके पास है। तो अब इन 20 डेज में आपने क्या करना है, आपने फुल रिविजन कीजिएगा, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं उनको रिवीजन कीजिए, जितनी भी रिवीजन ही सारा कुछ, सारा गेम रिवीजन का है, ठीक है। चाहे आप कितनी बार पढ़े उसके बाद भूल जाते हो, ऐसा कुछ आपको फायदा नहीं देने वाला है। आप कंटिन्यूस रिवीजन कीजिए सब्जेक्ट्स का, उनको रिवाइज करते जाए, जितने रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो यही मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा आज के इस वीडियो में। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल से हमारा प्रैक्टिस फिर से कंटिन्यू रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।